सोचिए, जो सिस्टम हमारी भलाई के लिए बनाए जाते हैं, कई बार वही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे जाते हैं। जब नियम सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के फायदे के लिए मोड़ दिए जाते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुकाते हैं जो उन पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये लाखों लोगों की कड़वी सच्चाई है। ये शब्द हमें उस भारी कीमत की याद दिलाते हैं जो एक टूटे हुए सिस्टम में चुकानी पड़ती है, जहां सपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। एक परीक्षा घोटाला, एक गांव का भोजनालय और एक पारिवारिक हवेली। सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में क्या लेना देना है ना, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली कहानियां हमें एक ही बुनियादी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं कि सिस्टम आखिर क्यों कामयाब होते हैं और क्यों बुरी तरह से नाकाम हो जाते हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी सीधे तौर पर जुड़ी है भारत के लाखों नौजवानों से जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। ये एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसे अंदर से ही धोखा दिया गया। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हम सब जानते हैं ये हर साल लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक उम्मीद की किरण जैसा होता है। पर सोचिए 2023 में क्या हुआ। इस पूरे सिस्टम को चलाने का जो 1300 करोड़ से भी ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट था, वो अचानक से सवालों के घेरे में आ गया। अब देखिए, मैदान में दो कंपनियां थी। एक तरफ थी टीसीएस, मतलब इंडस्ट्री का बादशाह, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीएमएमआई लेवल 5 सर्टिफिकेशन, सब कुछ टॉप क्लास। और दूसरी तरफ एडिक्विटी नाम की एक छोटी सी कंपनी जिसका पास्ट कह सकते हैं थोड़ा दागी था और अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। अब आप ही बताइए, चॉइस तो बिल्कुल साफ लगनी चाहिए थी, है ना? लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो यहीं से शुरू होता है। एक अच्छी तजुर्बेकार कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए और एक कमजोर कंपनी को अंदर लाने के लिए सिस्टम को ही अंदर से बदल दिया गया। जी हाँ, टेंडर के नियम ही बदल दिए गए। देखिए, पहले नियम क्या था? बहुत सख्त। 2018 के टेंडर में साफ लिखा था कि कंपनी का टर्नओवर पिछले 3 साल में हर साल 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड था जो सिर्फ बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां ही पूरा कर सकती थीं। और फिर नियम बदल दिए गए। नई शर्त क्या बनी? पिछले 5 सालों में से किसी भी 3 साल का औसत टर्नओवर सिर्फ 30 करोड़ रुपए। मतलब कहां 100 करोड़ हर साल और कहां 30 करोड़ का एवरेज। ये बदलाव साफ साफ एक ऐसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए था जो कोविड के टाइम पर बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसका रेवेन्यू गिरकर सिर्फ 7 करोड़ रह गया था। और बात सिर्फ टर्नओवर पर ही नहीं रुकी। एक एक करके सारे नियम बदले गए। टेक्निकल काबिलियत का वेटेज कम कर दिया, एक जरूरी सर्टिफिकेशन के पॉइंट्स घटा दिए। अरे, यहां तक कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग का एक नया क्लॉज जोड़ दिया ताकि एक ऐसी कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट ले सके जिसके पास खुद काम करने की क्षमता ही ना हो। हर बदलाव एक ही तरफ इशारा कर रहा था। तो नतीजा था पूरा का पूरा कियोस। 55,000 से भी ज्यादा शिकायतें, सर्वर क्रैश, और हद तो तब हो गई जब गौशालाओं में एग्जाम सेंटर बना दिए गए। सोचिए उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने सालों मेहनत की थी, उनके भविष्य को एक ऐसे सिस्टम ने दांव पर लगा दिया जिसने ईमानदारी से ज्यादा मुनाफे को जरूरी समझा। ये सब सुनकर काफी निराशा होती है ना? पर चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब कोई सिस्टम अपने असली मकसद को समझता है और उन लोगों की सुनता है जिनके लिए वो बना है। अब हम चलेंगे विफलता की कहानी से सफलता की एक मिसाल की ओर। ये कहानी बहुत ही सिंपल है, एक गांव के छोटे से भोजनालय की। लेकिन इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि अपने यूजर को, अपने ग्राहक को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। तो कहानी कुछ यूं है। एक ससुर जी ने गांव में बड़ा फैंसी सा रेस्टोरेंट खोला। मेन्यू में पास्ता, चाइनीज, कीमतें आसमान पर, और नतीजा रेस्टोरेंट मक्खियां मार रहा था। फिर आई उनकी नई बहू सारिका। उसने बागडोर संभाली और सब कुछ बदल डाला। विदेशी खाने की जगह परोसा गया दाल बाटी चूरमा और महंगी कीमतों की जगह रखे गए वाजिब दाम। और फिर क्या था? रेस्टोरेंट हाउसफुल हो गया। तो सारिका ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो उसके ससुर नहीं कर पाए थे? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात थी। उसने अपने ईगो को साइड में रखा और अपने कस्टमर्स की सुनी। उसने ये समझा कि गांव वालों को कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, उन्हें तो बस घर जैसा खाना और एक अपनेपन का माहौल चाहिए था। उसने सिस्टम को लोगों की जरूरतों के हिसाब से ढाला, ना कि अपनी मर्जी के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारी प्राथमिकताएं ही गड़बड़ हो जाएं तो क्या होता है। एक परिवार था जो अपनी बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना खाली पड़े कमरों को किराए पर दे दिया जाए, इससे घर में थोड़ी रौनक भी आएगी और कुछ पैसे भी बन जाएंगे। सुनने में तो यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते उनका ये सपना एक बुरे सपने में तब्दील होने लगा। कुछ ही महीनों में बगीचा उजड़ गया, संगमरमर की कीमती दीवारों पर दाग लग गए और घर की शांति शोर में खो गई। घर का जो एक मान सम्मान था वो खत्म हो चुका था। और आखिरकार उन्हें ये कड़वा सच समझ आया। जिस घर को उन्होंने इतने प्यार और नाज से बनाया था वो अब उनका रहा ही नहीं। वे अपने ही घर में अजनबी बन चुके थे, ऐसे लोगों के बीच जिन्हें उस जगह की कोई कद्र नहीं थी। तो यहाँ गलती कहाँ हुई? परिवार ने बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने किराए के कुछ पैसों के लिए अपने घर की आत्मा को, उसकी शांति को, उसके मकसद को ही बेच दिया। उन्होंने शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू को कुर्बान कर दिया। तो अब चलिए इन तीनों धागों को जोड़ते हैं। एक एग्जाम सिस्टम, एक गांव का भोजनालय और एक खानदानी हवेली। आखिर इन तीनों में कॉमन क्या है? देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ है। एग्जाम सिस्टम इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसने ईमानदारी से ज्यादा मुनाफे को तवज्जो दी। हवेली एक बुरा सपना इसलिए बनी क्योंकि उसने शांति से ज्यादा पैसे को जरूरी समझा। और भोजनालय तब तक नाकामयाब रहा जब तक उसने अपने अहंकार को ग्राहकों की जरूरतों से ऊपर रखा। इन सबकी जड़ में एक ही चीज है, गलत प्राथमिकताएं। एसएससी एग्जाम सिस्टम का असली मकसद क्या है? यही ना कि काबिल लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। लेकिन जब सिस्टम अपने इस मकसद को भूल गया और सिर्फ पैसा बचाने के लिए एक कमजोर वेंडर को चुन लिया, तो वो ठीक उसी तरह बर्बाद हो गया जैसे वो हवेली हुई थी। दोनों ने ही अपने असली मकसद को पैसे के लिए बेच दिया। तो फिर कामयाबी का रास्ता क्या है?
वो हमें उस भोजनालय की कहानी सिखाती है। सारिका कामयाब हुई क्योंकि उसने पूरे सिस्टम को अपने यूजर्स यानी गांव वालों के आसपास बनाया। उसने उनकी जरूरतों को समझा और उस पर काम किया। उसने सिस्टम को उसके असली मकसद के लिए, लोगों को अच्छा अपनापन भरा खाना खिलाने के लिए फिर से खड़ा किया। तो आखिर में ये सारी कहानियां हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जब हम अपने आसपास सिस्टम्स को टूटते हुए देखते हैं, चाहे वो एक परीक्षा हो, कोई बिजनेस हो या हमारा समाज हो, तो हमारा रोल क्या है? क्या हम सिर्फ चुपचाप देखते रहें, या ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सिस्टम से बेहतर की मांग करें जिनके लिए वो बनाए गए हैं?